गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम क्विक रिवाइज करेंगे हमारा जो थर्ड चैप्टर है, और उस थर्ड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कल हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन, उसके बाद में एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकलेगा, और उसके बाद में एक डाइपोल के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड आउट किया था। आज जिस पॉइंट को हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी एट ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस पोटेंशियल इज इक्वल, तभी तो इसका नाम है इक्विपोटेंशियल। पोटेंशियल इज सेम। सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या होगा? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर W इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों होगा बच्चों? W इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो होगा तो वर्क डन भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, डिफरेंस तो होगा ही नहीं। ठीक है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, क्योंकि वहाँ पे दो वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल की, जो कि पॉसिबल नहीं है। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस intersect each other, because at point of intersection two values of potential which is not possible। नाम ही इक्विपोटेंशियल है, पोटेंशियल की दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। ठीक है। किसी भी कंडक्टर की सरफेस के ये लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है। सरफेस ऑफ कंडक्टर कैसी होगी? सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। किसी भी कंडक्टर की सरफेस ऑलवेज इक्विपोटेंशियल होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलरली आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्योंकि बच्चों क्यों आएगी? क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू ई डॉट डी, है ना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू ई डॉट डी, अब अगर डॉट सोल्व करेंगे तो कोस थीटा आएगा, और अगर कोस की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हुई तो कोस ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसका मतलब हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर रखना है, ताकि कोस 90 ज़ीरो हो जाए, और किसी भी कंडक्टर के न्यूट्रल कंडीशन में उसकी सरफेस पे करंट फ्लो ना हो रहा हो। ठीक है। ये पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है।
तो बच्चों नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद में, वो है रिलेशन बिटवीन ई एंड डी। ठीक है, रिलेशन निकालेंगे और अभी निकाल लेते हैं। तो बच्चों रिलेशन इन वी एंड ई, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालना है। तो बच्चों स्मॉल वर्क डन अगर निकालूँ डी डब्ल्यू, तो वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में चार्ज को लेके आया तो माइनस लगाऊंगा। फोर्स का फॉर्मूला, भाई वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इनटू, और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो मैं लिखूंगा क्यू ई, और डी आर डिस्टेंस तक मैं उसको लाया, क्यू ई डी आर। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है वर्क। वर्क क्या होगा बच्चों, स्मॉल वर्क अगर मैं निकालूँ डी वी तो आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो बच्चों आगे वाली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये माइनस क्यू ई जो आया था इसको डिवाइड कर देंगे क्यू नोट से। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों बचेगा माइनस ई डी आर। और अगर यहाँ से मैं बच्चों ई की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। माइनस लगा हुआ है आगे। वोल्ट पर मीटर, यहाँ से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनाई थी फर्स्ट चैप्टर में, न्यूटन पर कूलाम तो थी, मैंने बोला था थर्ड चैप्टर में को रहेगी वोल्ट पर मीटर, ये रही। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 2 3 पॉज करके उतार सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों इसके अंदर हम पढ़ेंगे, रिलेशन भी हमने पढ़ लिया है, तो अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। बच्चों इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी स्फेरिकल शेल की वजह से कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पी पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे क्या होता था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस के बाहर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने निकाला पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू अपॉन आर। तो बच्चों सरफेस के बाहर अगर निकालूंगा तो आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे निकालूंगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पी पे अगर पोटेंशियल निकालूंगा तो बच्चों हमें क्या लगता है कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है, तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी। वी का फॉर्मूला होता है ई इंटू डी, ई ज़ीरो है तो V भी ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है बच्चों, क्योंकि चार्ज की इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में है, चार्ज को हमेशा इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक ला के जाता है। इनफाइनाइट से सरफेस तक जो लाएंगे वो वर्क डन तो हो ही जाएगा, फिर सरफेस से अंदर लेके जाएंगे तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट होता है इनसाइड, जितना भी पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, सरफेस पे जितना है उतना ही अंदर भी होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जो स्फेरिकल शेल का होता है, सेम फॉर्मूला हमारा कंडक्टिंग स्फेयर के लिए भी लग जाता है। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग है तो इसका इंटीग्रेशन भी अलग ही होगा, है ना, के क्यू अपॉन आर क्यूब, तो बाहर आ जाएंगे स्मॉल आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2, तो वो रिजल्ट अलग आएगा। बाकी सबका रिजल्ट के क्यू अपॉन आर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, इसमें सबका के क्यू अपॉन आर है, सिवाय एक कंडीशन के कि नॉन कंडक्टिंग के अंदर अलग निकलता है। और स्फेरिकल शेल भी अंदर, इस बार अंदर ज़ीरो नहीं होगा किसी के भी, ये ध्यान रखना। इनसाइड भी कुछ ना कुछ निकलेगा, है ना, जितना सरफेस पे होगा। कैसे करेंगे, इनसाइड वाला केस करके बता रहा हूँ, बाकी तो के क्यू अपॉन आर है, अपनी बुक में देख लेना। इनसाइड किसी पॉइंट पे तो बच्चों हमें दो टुकड़ों में करना पड़ेगा कि चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल निकलेगा, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो मतलब इन्फिनिटी से लेके और सरफेस तक लेके आए, ठीक है ना, रेडियस तक ई डी आर। और बच्चों
इन कैपिटल आर से सरफेस के अंदर स्मॉल आर तक लेके गए, वहाँ पे इंटीग्रेशन किया EDR। बच्चों ये इंटीग्रेशन तो हमने निकाला हुआ है, इसी को तो बोल रहा हूँ इतनी देर से, KQ अपॉन कैपिटल आर, ये निकालना पड़ेगा। तो बच्चों निकाल लेते हैं, स्मॉल आर से अगर कैपिटल आर से अंदर सरफेस पे किसी पॉइंट तक जाऊंगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो हो जाएगा अंदर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ज़ीरो ही आएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, V इनसाइड। तो बच्चों V इनसाइड आएगा KQ अपॉन आर। तो हमने देखा कि यही तो सरफेस पे होता है, तो हाँ बिल्कुल, जो सरफेस पे होगा वही अंदर भी होगा। तो सरफेस पे आने के बाद पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। क्यों हुआ, ये इन दो टुकड़ों में अपन ने निकाल के देखा कि आप हमेशा इन्फिनिटी से लाओगे तो इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क हुआ और फिर सरफेस से अंदर ले जाने में कितना हुआ, दो वर्क जोड़ेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, पर ये ज़ीरो नहीं होगा। चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में तो वर्क हुआ ही था, तो वो निकल जाएगा KQ अपॉन आर। ठीक है बच्चों, और लास्ट टॉपिक आज का हम स्टडी कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और बाकी तो मैंने बोला सारे केसेस आप बुक में देख लेना, सेम तरीके से निकाले हुए हैं। इसको मिटा देता हूँ, और लास्ट जो है वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी के साथ लेक्चर हमारा ख़त्म। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये मान लेते हैं कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर में चार्ज लेके आया Q1 बाहर से कहीं से या इनफाइनाइट से लेके आया। इस चार्ज Q1 को कोई काम करना पड़ा क्या बच्चों, कोई वर्क डन नहीं हुआ, ज़ीरो, क्योंकि ये तो पहला ही चार्ज है, इससे पहले कोई चार्ज सिस्टम में है ही नहीं। तो इसका मतलब Q1 को जब लेके आया तो पहले से किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं जिसके अगेंस्ट में इसको वर्क करना पड़े। तो चार्ज Q1 को कितना वर्क करना पड़ा बच्चों, ज़ीरो, वर्क 1 तो ज़ीरो हो गया। अब बच्चों में सेकेंड चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से, बच्चों इस Q2 चार्ज को कोई काम करना पड़ा क्या, इस Q2 चार्ज को Q1 वाले पोटेंशियल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा तो इसका तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जिसके अगेंस्ट में इस Q2 को वर्क करना पड़ेगा, ये ज़ीरो नहीं होगा बच्चों। तो W2 कितना निकलेगा, W क्या होता है, Q इंटू वी, क्या होता है Q इंटू वी। तो Q2 को तो वर्क करना पड़ रहा है और V1 के अगेंस्ट में करना पड़ रहा है। V1 क्या होगा बच्चों, KQ1 अपॉन, तो ये फॉर्मूला बच्चों, V1 क्या होगा, KQ1 अपॉन R12। तो ये बन गया K, इसको सोल्व करेंगे V1 को तो आएगा Q1 अपॉन R12 और Q2 एज इट इज़ अपन लिख देंगे KQ1 Q2 अपॉन R12। R12 1 और 2 के बीच की दूरी को मान रहा हूँ मैं, इस दूरी को मैं मान रहा हूँ R12। ठीक है, अब बच्चों तीसरा चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से, ठीक है, तब कितना वर्क डन होगा। तो बच्चों में तीसरा चार्ज लेके आया इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से ये तीसरा चार्ज लेके गया Q3। तो बच्चों इस Q3 को इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, इस दूरी को मैं मान लेता हूँ R23 और इस दूरी को मान लेता हूँ R13। तो जब Q3 लेके आया तो Q1 और Q2 दोनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट में इसको वर्क करना पड़ा। तो थर्ड वर्क कितना होगा बच्चों, Q3 को करना पड़ेगा और V1 और V2 के पोटेंशियल के अगेंस्ट करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू QV फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। V1 V2 बच्चों यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे Q2, तो Q3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख देता हूँ Q1 Q3 अपॉन R13, 1 और 3 के बीच की दूरी R13 मानी है मैंने, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 आएगा KQ, तो यहाँ पे लिखोगे KQ2 Q3 अपॉन R23। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क कितना आया बच्चों, W है, टोटल वर्क कितना आया। तो बच्चों टोटल वर्क आप जानते हो कितना आया है, टोटल वर्क आया है W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। सारे वर्क जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ1 Q3 अपॉन R23 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23।
हमने देखा बच्चों सबका सबके साथ में पेयर बन गया, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, सबका सबके साथ पेयर बन गया। ये जो वर्क है बेटा, ये वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जितना भी वर्क हम करते हैं वो वर्क है बेटा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिजिक्स का रूल है। तो ये जो वर्क निकाला ये ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी 3 के लिए आ गई। अगर 4 के लिए बोलते तो के Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, फिर Q2 Q3 Q2 Q4 और फिर Q3 Q4, 6 पेयर बन जाते। तो जितने भी आए सबका सबके साथ में पेयर बना दो, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।